Hi guys, welcome back. We're starting another new chapter. Now, the next chapter that we'll be studying is government budget. गवर्नमेंट बजट से पहले हमने कवर कर लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने कवर कर लिया है फॉरेन एक्सचेंज, वी हैव कवर्ड मनी एंड बैंकिंग ऑल्सो. ठीक है जी. अब ये नया चैप्टर गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का ये होगा आपके CBSE बोर्ड्स में. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है. अब अगर मैं गवर्नमेंट बजट को छोड़कर अगर मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बजट वर्ड का ही मीनिंग पूछूं, बजट वर्ड का मतलब क्या होगा. बजट वर्ड का मतलब होगा बेसिकली अगर हम अपने घर का बजट बना रहे हैं तो हम एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड के लिए. बजट हमेशा आने वाले टाइम पीरियड के लिए ही होता है. ऐसा तो नहीं होता कि जो टाइम निकल गया उसके लिए हम बजट बना रहे हैं. आने वाला टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है. हम अगले 1 हफ्ते का बजट बना सकते हैं, 3 दिन की छोटी सी ट्रिप का भी बजट बना सकते हैं, महीने भर का भी, हफ्ते भर का भी, साल भर का भी, कैसे भी. तो कोई भी बजट एक लिस्ट होती है जिसमें हम फ्यूचर टाइम पीरियड के होने वाले खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं और खर्चों के साथ साथ वो खर्चे कैसे फाइनेंस करे जाएंगे, क्या हमारे इनकम सोर्सेज होंगे, कहाँ कहाँ से पैसे का इनफ्लो होगा, वो सब चीज़ें भी हम उसमें लिखते हैं. ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपना एक बजट प्रिपेयर करती है जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करती है कि अगले 1 साल में किन किन चीज़ों पर वो खर्चा करने वाली है, किन किन चीज़ों से पैसा आने वाला है. तो गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing item-wise estimates of expenditures and receipts during a fiscal year. गवर्नमेंट बजट भी क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. एनुअल वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट बजट पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है, साल में एक बार इसको प्रिपेयर किया जाता है. इट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आने वाले साल के होने वाले खर्चों और होने वाली रिसीट्स या इनकम का रिकॉर्ड रखती है. ऑब्वियसली फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एस्टिमेट. हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि अगले 1 साल में ये खर्चा होने वाला है, इन जगहों से पैसा आने वाला है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया एस्टिमेट्स. तो डेफिनेशन प्लीज़ याद रखिएगा, 1 नंबर की डेफिनेशन आराम से आ सकती है. इंडिया का फिस्कल ईयर क्या रहता है, 1 अप्रैल to 31 मार्च. तो इस समय चल रहा है 1 अप्रैल 2024 to 31 मार्च 2025 वाला फिस्कल ईयर. देन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, reducing inequalities in income and wealth, economic growth and stability, and reducing regional disparities. और भी 1 या 2 एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आ सकते हैं किसी और प्राइवेट बुक में, किसी भी और ऑथर की बुक में, बट आई विल गो विद NCERT. हम NCERT तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे और वो 2 अगर एक्स्ट्रा आप नहीं भी कवर करेंगे तो भी चल जाएगा. These 4, I repeat, will be more than enough for your boards. अब हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का अपना तरीका होता है गवर्नमेंट के पास. अगर हम बात करें रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, हम उसे डिस्कस भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी होगा कि हर एक ऑब्जेक्टिव किस तरह से गवर्नमेंट अचीव कर सकती है. हॉट्स क्वेश्चंस में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, केस स्टडीज़ में क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं. हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को बेसिकली एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा रहे हैं, रीएलोकेट कर रहे हैं कि हम उसको एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पे किसी और प्रोडक्टिव काम में हम लगा रहे हैं. तो गवर्नमेंट भी अपने बजट के थ्रू
रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर ध्यान देती है। गवर्नमेंट जिन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना चाहती है उनके ऊपर वो टैक्स कंसेशन देती है या उनको और एक्स्ट्रा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। और जिन भी गुड्स का प्रोडक्शन या कंजम्पशन गवर्नमेंट को डिस्करेज करना होता है, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल वगैरह वगैरह, उनके ऊपर वो टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है ताकि रिसोर्सेज वहाँ से हटकर किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ किए जा सकें। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का यही मतलब हुआ। जो भी चीज़ गवर्नमेंट को एनकरेज करनी है, अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को एनकरेज करना है खादी का प्रोडक्शन, तो जी गवर्नमेंट को खादी का प्रोडक्शन अगर एनकरेज करना है, खादी का कंजम्पशन अगर एनकरेज करना है, खादी के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ देगी, खादी के ऊपर वो टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करेगी, राइट। तो इसी तरह गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। बाय डूइंग दिस इनडायरेक्टली इट विल लीड टू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Those areas in which private sector does not take any initiative to enter, the government enters directly into such economic activities. ये एक और तरीका है रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने का। कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें इनिशियली हो सकता है प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा हेजिटेंट हो कि यार हम क्यों इस एरिया में एंटर करें। उन केसेस में, उन एरियाज़ में गवर्नमेंट खुद से भी प्रोडक्शन शुरू कर देती है ताकि प्राइवेट सेक्टर को और फर्दर मोटिवेशन मिले उन एरियाज़ में एंटर करने का। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर है कैसे गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। फर्स्ट इज़ थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। जिसका कंजम्पशन प्रोडक्शन एनकरेज करना है उसके ऊपर थोड़ा कम टैक्स लगाया जाए या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाएं। जिनकी प्रोडक्शन कंजम्पशन को डिस्करेज करना है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, सब्सिडीज़ गिराई जाएं। और दूसरा तरीका क्या है, दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टार्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव नहीं ले रहा। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है, राइट। तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद से भी प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने जब बोला डिस्करेज करना है गवर्नमेंट को कंजम्पशन कुछ गुड्स का, तो उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है। बिल्कुल ठीक, हर साल लिकर के ऊपर टैक्स बढ़ता है, हर साल सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ता है। लेकिन बच्चों, गवर्नमेंट को ये भी पता है जो लोग भैया सिगरेट पियेंगे वो तो पियेंगे ही पियेंगे, तो अगर टैक्स भी बढ़ाया जाए तो सिगरेट पीने वाले तो पियेंगे ही पियेंगे सिगरेट को। करेक्ट, ठीक कहा था किसी लेडी ने कि हो सकता है इतनी थैलियों में कल को सिगरेट सोनार की दुकान पे मिले। ये था जी पहला ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब ये फोटो से ही आपको सब कुछ पता लग जाना चाहिए। गवर्नमेंट का मोटिव रहता है कि वो लोगों के वेलफेयर को बढ़ाए और इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करे, राइट। कैसे वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगी? सबसे पहली बात, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनकम इनइक्वालिटी का मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा गरीब। इनकम इनइक्वालिटी को कम करने का मतलब है अमीर और गरीब के बीच का गैप कम करना। कैसे ये किया जा सकता है? इनको शायद ये बहुत अच्छे से आता है, ये जो मैम है फोटो में, शी नोज इट वेल। तो जी, हायर रेट ऑफ टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन हायर इनकम ग्रुप बाय द गवर्नमेंट एंड लोअर इनकम ग्रुप कैन बी टैक्स्ड एट अ लोअर रेट। गवर्नमेंट इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन माने कि क्या? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन माने कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स आप पे कर रहे हैं वो भी बढ़ेगा। तो वही गवर्नमेंट करती है। आप अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं तो आपके ऊपर हायर टैक्स लगेगा। इस ज़्यादा टैक्स के लगने की वजह से जो इनकम है रिच की वो रिड्यूस हो जाएगी।
और पुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिस वजह से जी इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी। लोअर इनकम ग्रुप को हम कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये इंडिया में होता भी है। सिमिलरली द लोअर इनकम ग्रुप्स कैन बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, medical facilities, housing facilities at subsidized rates or free of cost through the amount collected by government through taxes, right? लोअर इनकम ग्रुप्स को गवर्नमेंट ये कुछ फैसिलिटीज़ भी आराम से प्रोवाइड कर सकती है। Then another objective of government budget, economic growth and stability. गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखती है। जैसे हम मिस्टर बीन अपनी गाड़ी को स्टेबलाइज कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल से, वैसे ही गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा होता है, इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ते जा रही है, और महंगाई कब बढ़ती है? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से। तो जब भी इकोनॉमी में डिमांड लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि यार एग्रीगेट डिमांड को नीचे लाया जाए। और ऐसा कैसे करती है गवर्नमेंट? अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है। जब भी गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड गिरानी होती है वो सब्सिडीज़ को गिरा देती है, राइट? जब गवर्नमेंट कम सब्सिडी देती है, लोगों के पास एक तरह से अवेलेबिलिटी कम रहती है चीज़ों की, तो एग्रीगेट डिमांड भी गिर जाती है। वैसे ही अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो रहा हो या इकोनॉमी में स्लो डाउन या रिसेशन जैसी कोई चीज़ हो रही हो, तो स्लो डाउन की सिचुएशन में गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाना चाहेगी। और वो डिमांड को कैसे बढ़ाएगी? लोगों को टैक्स कंसेशन देके, जिससे लोगों के पास जेब में पैसा ज़्यादा बचे और वो खर्चा ज़्यादा करें धीरे धीरे, जिससे कि डिमांड वापस से रिवाइव हो जाएगी। तो जी पॉलिसीज़ ऐसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिज़ाइन करती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल रहे। अगर डेफिसिट बजट रहेगा डिफ्लेशन के टाइम पे तो इकॉनमी के लिए अच्छा रहेगा। डिफ्लेशन के टाइम पे माने कि स्लो डाउन के टाइम पे। स्लो डाउन के टाइम पर अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी तो इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन है इकॉनमी में, महंगाई ज़्यादा है, डिमांड बढ़ रखी है, ऐसे में गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े अभी 4, ये पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, सेम ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बजट से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे डेफिनेटली काफ़ी असर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स या ऐसे कुछ इंसेंटिव्स प्रोडक्टिव एरियाज़ में लगाए तो हो सकता है वहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। अगर गवर्नमेंट प्रमोट करती है लेट्स से आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट प्रमोट करती है आज की डेट में सोलर एनर्जी को, तो और भी ज़्यादा लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट्स लगाएंगे। जब लोग इन्वेस्टमेंट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली इनकम भी इंक्रीज़ होगा ही होगा, और भी बहुत सारे सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा इस वजह से। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश के, चाहे वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी भी और तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दैट डेफिनेटली एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स, राइट? These are just jokes guys, please no hate comments. Now another objective of the government budget is reducing regional disparities. Reducing regional disparities का मतलब क्या होगा कि अब कुछ एरियाज़ हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, चलो, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर खाना भी नहीं पहुँच पा रहा है लोगों के पास, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब है, गरीबी बहुत ज़्यादा है उन एरियाज़ में। गवर्नमेंट का मोटिव है कि ये जो अलग अलग एरियाज़ में जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको भी बजट के थ्रू कम किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम
ऐसे कुछ एरियाज़ के लिए जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करती रहती है, उनके लिए कुछ और स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करती रहती है. सो द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस regional disparities through its taxation and expenditure policies, for encouraging setting up of production units in economically backward regions. इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसीज़ लाती रहती है जिससे कि और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज हों वहाँ पर अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए. वहाँ जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स इस्टेब्लिश होंगी, धीरे धीरे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी धीरे धीरे गिरेगी. ये था जी अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. ये हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे: रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब इसके बाद आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. जी गवर्नमेंट बजट 2 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है. एक है हिस्सा गवर्नमेंट बजट का जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, और दूसरा हिस्सा है कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड करता है उन ट्रांजैक्शंस को जो कि रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, जो रूटीन नेचर की होती हैं. इन ट्रांजैक्शंस से हमारी कंट्री के, हमारी गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता. कैपिटल बजट की बात करें, ये रिकॉर्ड करता है उन ट्रांजैक्शंस को जो कि नॉन रिकरिंग है नेचर में, नॉन रिकरिंग या जो कि रूटीन एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है. कैपिटल बजट की ट्रांजैक्शंस से कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर असर पड़ता है. राइट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये कंपोनेंट रेवेन्यू बजट का हिस्सा है या कैपिटल बजट का हिस्सा है. वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट इस बेसिस पे नहीं करेंगे कि वो रूटीन एक्टिविटी है या नॉन रूटीन एक्टिविटी है. आई रिपीट, एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए ये कंपोनेंट रेवेन्यू बजट में आएगा या कैपिटल बजट में आएगा, आप डिफ्रेंशिएट इस हिसाब से नहीं करेंगे कि ये रूटीन है या नॉन रूटीन है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है. द बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन विल बी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ओनली. तो अगर उस चीज़ से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे असर पड़ रहा होगा तो वो कैपिटल बजट में आएगा, अगर नहीं पड़ रहा होगा तो रेवेन्यू बजट में आएगा. फिर ये मैटर नहीं रहता कि वो चीज़ रूटीनली हो रही है या नहीं हो रही. आई रिपीट, द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन शुड ऑलवेज बी whether it is affecting the assets and liabilities of the government or not. अगर उस कंपोनेंट से गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर असर पड़ रहा है, बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, तो वो कैपिटल बजट में आएगा. अगर नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा एसेट्स लाइबिलिटीज़ पर तो वो रेवेन्यू बजट में आएगा. अब हर बजट के मैंने आपको बताया 2 हिस्से होते हैं. एक जिसमें हम पैसा आने की बात करते हैं, रिसीट्स. दूसरा पैसा जाने की बात जिसमें हम बोलते हैं जी एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे. एक रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सिमिलरली कैपिटल बजट में भी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बजट रिसीट्स को, और बजट रिसीट्स में हम पहले बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स की. रेवेन्यू रिसीट्स मतलब पैसा आया है और मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज़ पे असर नहीं पड़ा. ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. रेवेन्यू रिसीट्स मतलब आपके पास पैसा आया है और एसेट लाइबिलिटी पर असर नहीं पड़ा. अब आम तौर पर अगर मैं कहूँ कि कैसे फ़र्क पड़ सकता है पैसा आने से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पर, तो एसेट गिरेगा और लाइबिलिटी
बढ़ेगा। देखिए, अगर हम घर बेचेंगे एसेट गिरेगा और पैसा आएगा, और अगर हम पैसा बोरो करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा और पैसा आएगा। लेकिन रेवेन्यू रिसीट में ऐसा नहीं है। रेवेन्यू रिसीट मतलब पैसा आ रहा है और ना ही एसेट गिर रहा है, ना ही लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट्स माने वो रिसीट्स जिससे ना ही मेरी एसेट गिर रहा है और ना ही मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। पैसा आया, लेकिन उस पैसे के आने से ना मेरा कोई एसेट बिका है और उस पैसे की आने की वजह से ना ही मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। ध्यान रहिएगा, रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन आप एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे। कॉमन एरर बताता हूँ, बच्चे क्या लिखते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब दोज रिसीट्स विच डू नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक बोला आपने, लेकिन ये सेम डेफिनेशन तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी बोल सकते हैं, दोज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो हमें करना है डिफरेंशिएट। रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंशिएशन तभी पता लगेगा एग्जामिनर को अगर आप ये चीज़ मेंशन करोगे कि रेवेन्यू रिसीट मतलब पैसा आया है और उस पैसे के आने से ना मेरा कोई एसेट गिरा है, ना मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। ध्यान रखिएगा, ये रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन। रेवेन्यू रिसीट्स से गवर्नमेंट पैसा कैसे बनाती है? एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स के। बात करेंगे सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू की। टैक्स रेवेन्यू माने क्या? जो पैसा टैक्स से आया हो। सो टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ receipts from taxes and other duties imposed by the government। कोई भी ड्यूटी या टैक्स जो भी गवर्नमेंट लगा रही है, सारा पैसा जो टैक्सेस और ड्यूटी से गवर्नमेंट को मिलता है वो हो गया टैक्स रेवेन्यू। होता क्या है टैक्स? कंपलसरी पेमेंट जो कि लोग और कंपनीज गवर्नमेंट को पे करते हैं। यही टैक्स रिसीट्स को गवर्नमेंट स्पेंड करती है आम जनता के ऊपर, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए। कोई भी टैक्स पेयर ही कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैं गवर्नमेंट को 10,000 रुपये का टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं रख सकता कि जी मैंने आपको 10,000 रुपये का टैक्स दिया है, मेरे घर के सामने 10,000 रुपये के गमले लगाए जाएं। नो, कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्ट बेनिफिट की उम्मीद नहीं रख सकता। देन टैक्सेस भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। एक हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में। डायरेक्ट टैक्सेस माने वो टैक्सेस जो लगाए जाते हैं इंडिविजुअल्स पर और कंपनीज पर। इनडायरेक्ट जो लगाए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में डिफरेंट पर्सन पे। इसका मतलब क्या होगा जी? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, माने मेरी इनकम मेरा इनकम टैक्स, मुकेश अंबानी की इनकम मुकेश अंबानी का इनकम टैक्स। अंबानी जी अपनी इनकम टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो पैसा उन्होंने कमाया तो उनको ही टैक्स देना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप गए किसी एक रेस्टोरेंट में, लेट्स से आप गए डोमिनोज, आपने वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पता है आपको इतने लंबे से बिल के नीचे कहीं ना कहीं जीएसटी लिखा होगा। तो जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया किसके ऊपर? डोमिनोज के ऊपर। लेकिन डोमिनोज वाले उस जीएसटी का पैसा आपसे वसूल रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल है, डोमिनोज जीएसटी का पैसा उससे वसूल रहा है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया डोमिनोज के ऊपर और डोमिनोज वालों ने शिफ्ट कर दिया आम जनता के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे कि इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकम टैक्स बढ़ता है। कंपनीज का प्रॉफिट के बढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर कॉरपोरेट टैक्स भी बढ़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल इन नेचर माने अगर
18% का जीएसटी लगा है किसी 100 रुपये की चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर इस प्रोपोर्शन के हिसाब से 18 रुपये का जीएसटी हर किसी को पे करना है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। ठीक, ये हो गया डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, प्लीज़ इसे ध्यान रखेंगे, ये डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है। देन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने किसी कैपिटल एसेट को बेचकर पैसा कमाया है, तो भैया वो मेरा एसेट था, मैंने उसे बेचा, मैंने पैसा कमाया, तो बर्डन भी मेरे ऊपर ही आएगा। कैपिटल गेन्स टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जीएसटी अभी हमने डिस्कस किया डोमिनोज वाले एग्जाम्पल में, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और उसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। देन हॉट क्वेश्चन, लेट्स गो थ्रू दिस। In the Government of India's budget for the year 24-25, Finance Minister proposed to raise a GST on cigarettes and also proposed to increase income tax on people earning more than rupees 1 crore. Identify and explain the types of taxes proposed by the Finance Minister. तो जी अगर हम पहले पार्ट की बात करें, आइडेंटिफाई करने वाली बात, तो जो जीएसटी लगाया गया सिगरेट्स के ऊपर, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि उसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। एंड जो इनकम टैक्स की बात करी जा रही है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। तो ये हमने पहले पार्ट का आंसर कर दिया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस प्रपोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। सिगरेट्स के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसका बर्डन शिफ्ट किया नहीं जा सकता। ना वॉज द ऑब्जेक्टिव ओनली टू अर्न रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा कमाना ही है? सी, टैक्स को बढ़ाने से डेफिनेटली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स भी सर्व हो रहे हैं। जैसे जीएसटी लगाया जाएगा अगर सिगरेट्स के ऊपर, तो सिगरेट्स एक्सपेंसिव होंगी, लोग डिस्करेज होंगे सिगरेट को पीने से, जिनसे हो सकता है उनकी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और ओवरऑल सोशल वेलफेयर भी इम्प्रूव हुए। देन इनकम टैक्स को बढ़ाने की वजह से हम अमीर और गरीब के बीच का गैप कम कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, जो कि एक ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट बजट का। उसके अलावा एनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू दैट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम दीज प्रपोजल्स, इट कैन बी स्पेंट ऑन हेल्थ एजुकेशन, इट कैन बी स्पेंट ऑन अदर वेलफेयर एनहांसिंग स्कीम्स टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राइट, ये था जी एक हॉट क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट और कैसे पैसा कमा सकती है, डिस्कस करेंगे। एक है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो उनसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है लोन के ऊपर। ये इंटरेस्ट ऑन लोन गवर्नमेंट की कमाई है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इंडियन रेलवेज, भेल, एलआईसी वगैरह वगैरह, जो कि प्रॉफिट कमाती हैं। ये प्रॉफिट भी गवर्नमेंट की एक कमाई है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ सच पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऑब्वियसली जो भी ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सामान बेचती हैं उसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट को डिविडेंड भी मिलता है फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, डिविडेंड का मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं तो आपको उस कंपनी के शेयर्स के ऊपर कुछ एक प्रॉफिट मिलेगा। आपको वो, जैसे मान लीजिए आपके पास एमआरएफ कंपनी के शेयर्स हैं, तो एमआरएफ कंपनी साल में जो भी प्रॉफिट कमाएगी
वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसी को कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड माने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। गवर्नमेंट के पास भी कुछ कंपनीज के शेयर्स हैं, उन शेयर्स के ऊपर गवर्नमेंट को भी डिविडेंड मिलता है। देन फीस। फीस माने क्या, कोई भी चार्जेस जो गवर्नमेंट लगाती है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट को कवर करने के लिए, जैसे कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, इंपोर्ट फीस वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह की फ़ीस जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। किसी नेशनल मॉन्यूमेंट को अगर आप विजिट कर रहे हैं तो एंट्री गेट पे भी हो सकता है आपसे कोई फ़ीस ली जाए। दैट फीस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देन लाइसेंस फ़ीस। लाइसेंस फ़ीस माने कि कोई भी हो सकता है स्पेसिफिक काम करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, और लाइसेंस की बिना लत से वो बिज़नेस आप शुरू नहीं कर सकते। वो लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो आप फ़ीस देते हैं दैट इज़ लाइसेंस फ़ीस। फॉर एग्जाम्पल, लाइसेंस फीस पेड फॉर द परमिशन टू कीप अ गन, और लाइसेंस फी दैट यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट फॉर मे बी स्टार्टिंग लिकर बिजनेस, राइट। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जिसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हो उसके लिए आप जो फ़ी देते हैं दैट इज़ लाइसेंस फ़ी। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज़। कोई भी फ़ाइन या पेनल्टी जो आपको पे करना पड़ता है कानून तोड़ने के ऊपर, या आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, कोई भी आप टैक्स पे नहीं कर रहे, ये सारे जो फाइन्स और पेनल्टीज़ जो पे करते हैं लोग लॉ एंड ऑर्डर को डिसोबे करने की वजह से, ये भी गवर्नमेंट का एक मेजर नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फिर आता है एस्चीट। एस्चीट माने क्या, एस्चीट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or a will। एस्चीट माने मतलब जब कोई भी मनुष्य बिना किसी वारिस के या बिना किसी विल के वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसे केस में गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर लेती है और वो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट सेल करके पैसा रिकवर कर लेती है, उसी को कहते हैं एस्चीट, नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा एक और स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके घर के सामने से कोई एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से आपकी ज़मीन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। अब उस वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट कहेगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट की वजह से आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ी है, प्लीज़ इसका एक कुछ हिस्सा हमें भी दिया जाए। दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। देन expected questions like these can come in your exams. Mr. Murli died on 20th November 2019, leaving behind no legal heir. Also, he hasn't made any will in his lifetime. These properties and assets go to the government. Identify the source of receipts. Also, give the reason. This is the escheat that we are talking about. ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, अभी हमने डिस्कस किया। इट्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वाई रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि एस्चीट से ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, राइट। सो गाइस, up until now we have discussed the objectives of government budget, and what we have discussed is revenue receipts. In the next video we will talk about capital receipts. capital receipts के अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे revenue expenditure and capital expenditure की, right? Thank you so much guys. Please hit the like button and subscribe if you like the video. I'll see you soon in the next class.